ये सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। यूनिवर्स का जन्म हुआ कब और कैसे, वैसे हुआ यारो या हुआ फिर ऐसे। क्यों है पृथ्वी गोल, क्या है ब्लैक होल, सूरज में है गर्मी क्यों, चांद में है नरमी क्यों, सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सीज के नजारे। लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। ये संकेत अंतरिक्ष की गहराई से, किसी तारे से आती तरंगे। तारे चमकते हैं, गर्मी और प्रकाश उनकी खूबी, पर बोलते तारे? पहली बार जब ये सिग्नल पृथ्वी पर रिकॉर्ड हुए तो एस्ट्रोनॉमर्स दंग रह गए, परेशान, हैरान। क्या ये किसी दूसरे प्लैनेट के प्राणियों के सिग्नल हैं? क्या ये हैं लिटिल ग्रीन मैन फ्रॉम आउटर स्पेस जो कर रहे हैं पृथ्वी से संपर्क? आज से कोई 950 साल पहले टेलीस्कोप बने नहीं थे। चीन में शाही एस्ट्रोनॉमर्स आसमान को ताकते रहते थे। एक दिन जब दिन की धूप में दिखा एक और बहुत चमकदार तारा तो हंगामा मच गया। चीनी बादशाह मानते थे कि राजकाज में कोई गलती हो तो आसमान से मिलती है चेतावनी। टॉरस कॉन्स्टेलेशन में आए इस मेहमान को नाम दिया गया गेस्ट स्टार। ये तारा करीब 23 दिन तक दिन में दिखता रहा, फिर 2 साल तक रात को, और उसे कहीं ज्यादा चमकीला, फिर गायब। बादशाह ने क्या किया पता नहीं, लेकिन इस मेहमान का राज खुला। वर्ष 1731 एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने टेलीस्कोप इस मेहमान तारे की दिशा में घुमाए। पृथ्वी से 6000 प्रकाश वर्ष दूर दिखा क्रैब नेबुला। समझ गए, चीन ने बरसों पहले एक सुपरनोवा विस्फोट देखा था, किसी विशाल तारे को मरते देखा था। उसी का अवशेष था ये नेबुला, लेकिन इस आसमानी केकड़े में अभी बहुत राज बाकी थे। वर्ष 1967 रेडियो तरंगों को पकड़ने वाला रेडियो टेलीस्कोप नया बना था। सर एंटनी ह्यूइश ने पहली बार ऐसा एंटेना बनाया था जो तेजी से बदलते रेडियो सिग्नल पकड़ सकता था। युवा साइंटिस्ट जॉसलिन बेल का काम था इन सिग्नल्स पर नजर रखना। एक दिन वो चौंक गई। मिल रहा था एक ऐसा रेडियो सिग्नल जिसकी पल्स बहुत तेज थी, तेज और फिक्स्ड। ये सिग्नल हर 1.3 सेकंड में चमकता और बंद होता, ऑन ऑफ। ये कैसे संभव था? अजीब बातें उठी। ये जरूर बाहरी दुनिया के बुद्धिमान जीव हैं, एलियंस, लिटिल ग्रीन मैन। मानवता के हित में इस पूरे सबूत को नष्ट कर देना चाहिए। अनजान पिंड को नाम मिला LGM-1, लेकिन साइंटिस्ट्स ने जल्द पता कर लिया इन तीनों वर्षों का रिश्ता। क्रैब नेबुला के बीचों बीच बहुत ही भारी भरकम तारा, ऐसा जो था तो किसी शहर जितना छोटा, लेकिन जिसमें भरा था सूरज से भी ज्यादा सामान। बहुत घना, बहुत तेजी से घूमता न्यूट्रॉन स्टार। इसी तारे से धरती की तरफ आ रहे थे रेडियो सिग्नल। तो क्या है ये न्यूट्रॉन तारा? क्यों निकलती हैं इससे रेडियो तरंगे? कैसी है इसकी बनावट? बहुत से सवाल सामने खड़े थे। एक भूला हुआ गुब्बारा, बीच में छोटा सा मोती, ज्यादातर जगह खाली।
अगर हम मोती को न्यूक्लियस ना भी मान लें तो बन गया ना ये एटम। न्यूक्लियस में एटम का सारा द्रव्यमान, क्योंकि यही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चारों तरफ खाली जगह में बादल से घूमने वाले हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन। अगर एटम से सारी खाली जगह निकाल दी जाए तो कुछ ऐसे ही बनते हैं न्यूट्रॉन तारे। बहुत घने, बहुत भारी भरकम, लेकिन बहुत छोटे। ये अद्भुत पिंड हैं, किसी विशाल तारे के शव। इसे समझते हैं शुरू से। हर तारे का जीवन चलता है उसके अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन से। इस फ्यूजन रिएक्शन में पैदा होती है इतनी गर्मी कि तारा अंदर की तरफ खींचने वाली ग्रेविटी का सामना कर पाता है। वो चमकता है, बना रहता है। भारी भरकम तारे सूरज से 10 से 20 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले अपने जीवन के अंत समय में परतों वाले हो जाते हैं। जब कोर का ईंधन खत्म होता है, मतलब वो बन चुका होता है लोहा, तो बंद हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्रेविटी की जीत। कोर ढह जाती है। उसके बाद विस्फोट। तारा बनता है सुपरनोवा। क्या हो अगर किसी एटम से सारी खाली जगह निकाल दी जाए? क्या हो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अजब बल से एक दूसरे से टकराएं? क्या हो अगर पूरी की पूरी पृथ्वी अचानक एक शहर जितनी छोटी होकर सिमट जाए? बिल्कुल यही होता है मरते हुए तारे में। उसकी लोहे की कोर तेजी से सिकुड़ती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं न्यूट्रॉन। ये है मानो एक विशाल नाभि, सुपर डेंस न्यूक्लियस। यही है न्यूट्रॉन तारा। कोलैप्स के बाद बलों का अजब खेल। बाहरी परतें झटका खाती हैं। एक जबरदस्त शॉकवेव बाहर की तरफ बढ़ती है। शॉकवेव की ताकत समझने के लिए एक जमीनी मॉडल। इसी को देखिए अंधेरे में धुएं की मदद से। तारों की भव्य दुनिया में बनी शॉकवेव भी अजब। ये शॉकवेव तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर देती है। इस अजब ऊर्जा के खेल में बनती हैं आयन से भारी नाभियां। न्यूक्लियोसिंथेसिस में बनते हैं नए न्यूक्लियाई। समय के साथ बन जाता है प्लाज्मा का एक नया बादल, एक नेब्युला। मृत्यु के इन पलों में तारा पैदा करता है इतनी ऊर्जा कि अपनी मंदाकिनी के सभी तारों से ज्यादा चमकदार हो जाता है। तभी तो मेहमान तारा नजर आया था चीनी लोगों को। वर्ष 1731 में टेलीस्कोप में दिखा था यही बादल, क्रैब नेब्युला। लेकिन उसका उस लिटिल ग्रीन मैन से क्या संबंध था जिसका सिग्नल दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स को चकरा रहा था? रिश्ता था। सुपरनोवा विस्फोट से पहले तारे के बीच का कोर बन जाता है एक अलग पिंड। यही है न्यूट्रॉन से बना न्यूट्रॉन तारा। सूरज से भारी पर किसी शहर जितना छोटा। न्यूट्रॉन तारा हर तारे की तरह स्पिन करता है, लेकिन किसी आम तारे से कहीं ज्यादा तेज। आओ करें हम तारों की सैर। आओ करें हम तारों की सैर। न्यूट्रॉन तारा स्पेस में सबसे तेज स्पिन करने वाला पिंड। इसका कारण भी है फिजिक्स का एक मूल नियम।
जब कोई विशाल घूमता हुआ पिंड अचानक कुछ पलों में छोटा हो जाए तो उसके स्पिन की गति बढ़ जाती है। मैरीगो राउंड पर भी लागू यही विज्ञान। शुरू में सब बच्चे बाहर की तरफ लटके हुए। स्पीड पर गौर करें। अब एक साथ सब अंदर। स्पीड बढ़ गई ना, दायरा छोटा, गति तेज। इस खेल में धागे को अंदर खींचने पर घूमते प्याज की गति तुरंत बढ़ जाती है। वो नजदीक आता है ना। ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसकी तुलना गोल घूमते स्केटर से भी करी जा सकती है। गति बढ़ाने के लिए बस अपनी बाहें अंदर खींचनी है। बाहें खोल दो तो चक्कर धीमे। इसीलिए न्यूट्रॉन तारे बहुत तेज स्पिन करते हैं। घनत्व की भी चरम सीमा। एक शुगर क्यूब में दुनिया भर के सारे इंसान समा जाएं। इतना घना है न्यूट्रॉन तारा। ऐसे घनत्व पर सब अजब होता है। न्यूट्रॉन तारे मरे हुए तारे हैं। ऐसे तारे जिनके अंदर फ्यूजन रिएक्शन थम चुका है, रुक चुका है। फिर कैसे बनती है इनमें इतनी ऊर्जा? जवाब है ये। न्यूट्रॉन तारे तापमान की चरम सीमा। उनका चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म भी अजब। इसी चुंबकत्व से जुड़ी है उनसे निकलने वाली रेडिएशन। मैग्नेट्स की खूबी यहां देखें। जहां मैग्नेटिज्म वहां करंट। इस मॉडल में ना तो कोई सेल, ना बिजली का स्रोत। बीच में मैग्नेट जिसे तेज घुमाया जा सकता है। चारों तरफ लिपटा तार और कनेक्टेड है बल्ब। न्यूट्रॉन तारे मानो स्पिन करते मैग्नेट्स ही। बल्ब का जलना सबूत कि मैग्नेट के घूमने से बन रहे हैं चार्जेस, बह रहा है करंट। न्यूट्रॉन तारों में भी पैदा होती है रेडिएशन। जिस तरह मैरीगो राउंड के बाहरी हिस्से अंदर के हिस्सों से ज्यादा तेज घूमते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है न्यूट्रॉन स्टार में। उसका बाहरी चार्ज पार्टिकल्स का वातावरण बहुत तेज घूमता है। इलेक्ट्रॉन्स गति की चरम सीमा पर प्रकाश की गति के पास पहुंच जाते हैं। छोड़ने लगते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें कम ऊर्जा वाली रेडियो तरंगें भी होती हैं और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली गामा रेडिएशन भी। इन तारों का चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव एक साथ नहीं, इसीलिए ये रेडिएशन ध्रुवों पर केंद्रित होकर वहां से बीम होती है। जब पृथ्वी इस घूमते कोण के क्षेत्र में आती है तो हमारे टेलीस्कोप इसे पकड़ लेते हैं। वर्ष 1967 में रेडियो टेलीस्कोप ने यही रेडियो तरंगे पकड़ी थीं, लेकिन ये तरंगे पल्स क्यों कर रही थीं? जलबुझ, ऑन ऑफ। लगाया है दिमाग, किया है खेल, गोल घूमती टॉर्च का खेल। टॉर्च से आती ये विजिबल लाइट भी रेडियो वेव्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अंधेरे में देखें, टॉर्च हमेशा ऑन, लेकिन लगता है कि वो जल बुझ रही है। जब उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता तो ऑफ। यही है जलने बुझने का रहस्य। यही है पल्स करने वाले न्यूट्रॉन तारे का विज्ञान भी। एम्बुलेंस की लाइट का भी यही राज। वो भी हमेशा जली रहती है, पर गोल घूमने के कारण होता है ब्लिंक होने का एहसास। स्पेस की गहराई से पल्स कर रहे न्यूट्रॉन तारों को साइंटिस्ट्स ने नाम दिया है पल्सर। वैसे पल्सर की तुलना कई बार जहाज़ों को राह दिखाने वाले लाइट हाउस से की जाती है, तभी तो इन्हें नाम मिला है कॉस्मिक लाइट हाउसेस। इन आसमानी लाइट हाउसेस पल्सार्स ने हमेशा से एस्ट्रोनॉमर्स को आकर्षित किया है। भारत में भी हुआ है बहुत काम। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT, यहाँ 45 मीटर व्यास, 45 मीटर डायमीटर के 30 एंटेना, मानो 30 बड़े बड़े कान। ये सब एक साथ एक ही दिशा में घूमकर
स्पेस की अथाह गहराई से रेडियो वेव्स को ग्रहण करते हैं। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ आकर रेडियो वेव्स में स्पेस का अध्ययन करते हैं। पल्सर्स पर भी हुआ है बहुत काम। पल्सर्स का जन्म सुपरनोवा विस्फोट से जुड़ा। तो क्या हर सुपरनोवा अवशेष के बीच मिलना चाहिए पल्सर? उठा सवाल, हुआ शोध। समय के साथ पता चल गया कि हर सुपरनोवा अवशेष के बीच न्यूट्रॉन तारा नहीं होता। कारण भी है। कभी कभी विस्फोट के बल से ये घना कोर दूर जा गिरता है। इसी शोध के बीच मिला एक बहुत कम उम्र का पल्सर। ये वो पल्सर है जो हमने GMRT में खोजा। ये एक सुपरनोवा रेमनेंट है। पल्सेस का पीरियड है वो करीब 61 मिलीसेकंड्स के है। सिर्फ 5000 वर्ष पहले जन्मा 61 मिलीसेकंड में एक बार घूमने वाला पल्सर। 1 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। ऐसी गति की कल्पना भी कठिन। सूरज से भारी पर किसी शहर जितने छोटे ये पिंड। ये पल्स वेला पल्सर की। 1 सेकंड में 11 चक्कर लगाने वाला वेला। वेला नेबुला के बीचों बीच, पृथ्वी से 800 प्रकाश वर्ष दूर। ये अंतरिक्ष का सबसे चमकदार गामा रेडिएशन स्रोत। यही वो पहला पल्सर है जिसका सिग्नल जॉसलिन बेल ने पकड़ा था। यही था LGM-1। हर पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा है, पर क्या हर न्यूट्रॉन तारा एक पल्सर? नहीं, सब न्यूट्रॉन तारे पल्सर नहीं। समय के साथ न्यूट्रॉन तारे ऊर्जा खोते हैं, ठंडे पड़ते हैं, स्पिन की गति कम होती है। एक समय आता है जब उनसे निकलने वाली रेडिएशन इतनी कमजोर हो जाती है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते। अब वो पल्सर नहीं रहता, पर है न्यूट्रॉन तारा। हमारी मंदाकिनी मिल्की वे करीब 100 अरब तारों का परिवार। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इसमें हैं 10 करोड़ न्यूट्रॉन तारे, लेकिन अब तक सिर्फ 2000 ही खोजे गए हैं। आकाशगंगा में ही है तारों का एक झुंड, एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर NGC 1851। तारों के इस जत्थे में छुपा बैठा है एक पल्सर। इसके सिग्नल पकड़े भारतीय टेलीस्कोप्स ने। ये 5 मिलीसेकंड में एक बार घूम जाता है। 2 पल्स के बीच का अंतराल मतलब एक पूरी स्पिन। NGC 1851A एक जुड़वा व्यवस्था का हिस्सा है। ये अपने साथी का एक चक्कर लगाने में लेता है 18 दिन। समय के साथ पता चला कि हर 100 में से 5 न्यूट्रॉन तारे अकेले नहीं, एक बाइनरी जुड़वा व्यवस्था का हिस्सा। इनका साथी हो सकता है कोई साधारण तारा, कोई व्हाइट ड्वार्फ या फिर एक और न्यूट्रॉन तारा। कई बार साथी हो सकता है ब्लैक होल भी। जुड़वा तारों में होता है गुरुत्व का रिश्ता। ज्यादा द्रव्यमान वाला तारा करता है दादागिरी। समय के साथ उसका गुरुत्व हल्के तारे से गैसें खींचना शुरू करता है। लेकिन यह भी सीधा साधा काम नहीं। तारों की दुनिया में सब भव्य, सब उलझा हुआ। आओ करें हम तारों की सैर। आओ करें हम तारों की सैर। बेसिन से पानी ऐसे ही क्यों जाता है? क्यों नहीं बह जाता सीधा? क्यों खाने लगता है चक्कर? जुड़वा तारों के बीच लेन देन भी ऐसा ही होता है। एक दूसरे के चक्कर लगाते तारे, अपनी धुरी पर घूमते तारे। यहाँ एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा।
अंदर खिंचती गैसें और कण बना लेते हैं भारी तारे के चारों तरफ एक भंवर, एक्रीशन डिस्क। यहाँ चुंबकीय बल बहुत ज्यादा, गुरुत्व भी। भंवर में चार्ज्ड पार्टिकल्स की गति बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है, स्पिन की रफ्तार भी बढ़ती है। अगर गैस खींचने वाला